हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुरजीत कुमार ऑनलाइन एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था परसेंट, और आज हम पढ़ेंगे कि प्रतिशत में अलग अलग भाग देकर सबका एक साथ प्रतिशत ज्ञात करना। देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो अपने परसेंट में भी आएंगे, लाभान्य में भी आएंगे, ब्याज में भी आएंगे। तो सब तरह के क्वेश्चन हम एक साथ पढ़ लेते हैं क्योंकि तरीका एक लगना है, ठीक है। तो बार बार ना पढ़कर अपना टाइम वेस्ट ना करके सबके एक एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रतिशत की। तो देखो, प्रतिशत का एग्जाम्पल लेते हैं एक। देखो, अपना एग्जाम्पल है 900 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 630 लड़के हैं तथा शेष लड़कियां हैं। उस कक्षा में 55% लड़कों का तथा 45% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को। देखो, यहाँ हमें अलग अलग दे रखे हैं। 900 विद्यार्थी हैं, उनमें से 630 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। अलग अलग का परसेंट दे रखा है और उसके बाद सबका पूछा है कि कक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे। देखो, एक तो हम इसको अलग अलग तरीके से करें कि बताओ लड़के कितने अपने पास 630 का 55% छात्रवृत्ति ले रहे हैं। तो 630 का 55%, तो 55/100 इस तरह से निकालेंगे। ऐसे ही अपने पास लड़कियों का, तो लड़कियां कितनी बच गई। अब भाई टोटल विद्यार्थी 900 थे, तो 900 में से अपने पास लड़कियां बच गई 270। तो 270 का 45%, इन्हें भी छात्रवृत्ति मिलती है। अब इन दोनों से अपने पास टोटल आएगा। अब देखो, एक बात ध्यान देना, यहाँ हम ये परसेंट निकालेंगे तो अपने पास समस्या है, पॉइंट में मान आएंगे, ठीक है। और अपना जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए अपने पास दूसरा तरीका क्या है कि हम इन विद्यार्थियों की संख्या को अनुपात में बांट लें। जैसे मान लो टोटल विद्यार्थी अपने पास कितने हैं, 900। हमने 900 लिख दिया, ठीक है। चलो एक बार इसको साफ कर लेते हैं। देखो, दूसरे तरीके से हल करते हैं हम इसको। तो 900 विद्यार्थी अपने पास, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 900, और 900 में से लड़के कितने हैं, 630। तो बताओ लड़कियां कितनी बचेंगी, 270। इस तरह से हमने इनको लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने पास ये जो संख्या आ रही है ना, इसका अगर अनुपात बन जाता है तो बना दो। तो देखो, टोटल 900, लड़के 630 और लड़कियां 270, इनका जो अनुपात है वो हो जाएगा 900 अनुपात 630 अनुपात 270। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो अनुपात है इसको सरल अनुपात में बदल दो। मतलब अगर ये संख्या कट रही है तो काट दो, छोटी संख्या बन जाएगी अपने पास। तो देखो, अपने पास कट गया, ये 90 से कट गया 10 बार, ये 90 से कट गया 7 बार, और ये 90 से कट गया 3 बार। देखो, यहाँ भी लड़के 7, लड़कियाँ 3 और टोटल 10। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसके आगे अमल करेंगे तो उस कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कों को छात्रवृत्ति मिली, 55% को। अपने पास यहाँ लड़के कौन से हैं, 7, और 7 का जो छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं वो है 55%। ऐसी हम लड़कियों की बात करेंगे तो बताओ कितने प्रतिशत लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली, 45 को। और टोटल का हमें पूछ रहा है तो बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है। टोटल को हम x मान के कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। लड़कों के नीचे लड़कों का परसेंट, लड़कियों के नीचे लड़कियों का परसेंट, और टोटल अगर ज्ञात कर रहा है तो उसको x मान लेंगे, ठीक है। उसके आगे अमल करते हैं। तो देखो, यहाँ से अपने पास ये जो संख्या आ रही है, ये अनुपात है, ये परसेंट, इनको गुणा कर लेंगे। तो 45 गुणा 3, 135। ऐसे हो जाएगा 55 × 7। तो अपने पास हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 3 = 38, 385। और आगे अपने पास आ गया 10x। ये जो 10x है ना टोटल, वो लड़के और लड़कियों के बराबर ही तो होगा। तो लड़के प्लस लड़कियों का जोड़ कर देंगे यहाँ। तो अपने पास जोड़ आ जाएगा 520, और ये 520 किसके बराबर है, 10x के। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो x की निकालनी है। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे तो बताओ अपने पास क्या आएगा, 520 बटा
10 और इसको हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 52%। 52 जो आया वो परसेंट में आ जाएगा। कर सकते हो, छोटा भी है, इजी भी है। और देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो हर क्वेश्चन में लगेगा, लाभानी में भी लगेगा, ब्याज में भी लगेगा, परसेंट में भी लग रहा है और मिश्रण के क्वेश्चनों में भी लगेगा। चलो देखो इसका एक दूसरा तरीका और बताता हूँ मैं, वो इससे भी छोटा है लेकिन एक समस्या है, कई जगह वो तरीका काम नहीं करता है। जैसे मान लो यहाँ तो हमें 2 ही कंडीशन दे रखी है, लड़के और लड़कियाँ, कई बार 3 कंडीशन भी आ जाती हैं, पुरुष, महिलाएं और बच्चे, तो वहाँ 3 कंडीशन हो गई। एक बार तरीका देख लेते हैं हम। दूसरा तरीका है, देखना भाई इस क्वेश्चन में अपने पास लड़कों की संख्या है 630, तो बताओ टोटल विद्यार्थी 900 हैं, 900 में से लड़के 630 हैं, तो लड़कियां होंगी अपने पास 270। हो गया यहाँ तक। इनका हमने अनुपात बनाया था, तो बताओ अपने पास अनुपात क्या हो जाएगा, 90 से कट रहा है 7 बार और 90 से कट रहा है 3 बार, 7:9 हो गया। इनके नीचे इनका परसेंट लिख देंगे। जैसे लड़कों का परसेंट कितना आया 55 और लड़कियों का परसेंट कितना आया 45। अब हमें ये देखना है कि जो अपने पास संख्या का अनुपात था उसका जोड़ और जो प्रतिशत का अनुपात आ रहा है उसका अंतर समान है क्या। देखो 7 और 3 का जोड़ 10, ऐसे अपने पास 55 और 45 का अंतर 10। अगर ये जो कंडीशन है वो समान होती है, देखो ये जो तरीका है वो तभी लगेगा जब यहाँ का जोड़ और यहाँ का अंतर समान हो। समझ में आ गई बात। तो देखो अभी तो अपने पास ये लग रहा है 7 और 3 10, 45 और 55 का अंतर भी 10। तो ऐसी कंडीशन में हम इस क्वेश्चन को सीधा हल कर सकते हैं कि यहाँ आप नीचे वाली कंडीशन में देखो बड़ा मान कौन सा है, 55 है या 45, 55। इस बड़े मान में से इस तरह से या तो बड़े मान में से ये 3 घटा दो, या जो छोटा मान है ना उसमें इस तरह से ये जो इधर आ रहा है 7 वो जोड़ देंगे। तो देखो 55 में से 3 घटाओ कितने आए 52, 45 में 7 जोड़ देंगे तो भी कितने आएंगे 52। इस तरह से अपना जो टोटल जो विद्यार्थी हैं वो कितने प्रतिशत आ गए 52%। इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका वहीं लगेगा। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं कि इनका जोड़ और नीचे का अंतर समान हो। दूसरी बात और कि यहाँ अपने पास 2 ही स्थितियाँ थी, लड़के और लड़कियाँ। अगर मान लो यहाँ 3 स्थिति होती तो हमें पहले वाली तरीके से हल करना होगा। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 42.6/7% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। यदि लड़कों का 50%, लड़कियों का 57% उत्तीर्ण हुए तो बताओ कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अब देखो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, तो देखो साथ साथ मिलके करते हैं इसको। चलो एक बार ये बताओ 42.6/7%, ये जो प्रतिशत वैल्यू है वो 100 के हिसाब से ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। तो देखो इसको हल करेंगे तो यहाँ से एक बार 42.6/7 को भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, और 42.6/7 का भिन्न क्या होगा 3/7, बदल लेंगे भिन्न में। अब यहाँ से आप बताओ कि यहाँ जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी हो गई 7 में से 3, इसका मतलब टोटल विद्यार्थी 7, लड़कियाँ 3 और लड़के बताओ कितने हो गए 4। हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि लड़कों का 50% और लड़कियों का 57% उत्तीर्ण हुए। लड़कों का 50% लिख देंगे लड़कों के नीचे, और लड़कियों का 57% उत्तीर्ण हुए। तो बताओ कक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अभी जो यहाँ अपने पास जो आ रहे हैं परसेंट वो उत्तीर्ण के आ रहे हैं, तो यहाँ भी जो आएगा वो उत्तीर्ण का ही आएगा। एक बात तो ये। उसके बाद देखो इसको एक बार तो हल कर देते हम। तो बताओ 50 × 4 कितना हो गया 200। ऐसे यहाँ इसको हल करेंगे तो 57 × 3 बताओ कितना हो गया 150, 171
और आगे अपने पास हो गया 7x। ठीक है, अब देखो जो टोटल है वो लड़के और लड़कियों के जोड़ के बराबर ही होगा। तो यहाँ अपने पास टोटल जो जोड़ हो रहा है वो अपने पास कितना हो रहा है 171 प्लस 200, बताओ कितना हो गया 371, और ये किसके बराबर है 7x के। तो अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा 371 बटा 7, 7 पंजू 35, बच गए कितने 2, 7 21, 53% आ गया। ये जो परसेंट आया वो आया उत्तीर्ण का, किसका आया उत्तीर्ण का। अब हमें निकालना है यहाँ किसका अनुत्तीर्ण का। तो बताओ 53% अगर उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे 47%। चलो दूसरे तरीके से भी कर लें इसको। तो बताओ यहाँ से हम इसको हल करेंगे 42/6, इसकी वैल्यू कितनी आई 3/7, और 3/7 का मतलब लड़कियों की संख्या कितनी है 3, तो बताओ लड़के कितने होंगे 4। हो गया यहाँ तक। हाँ, अब आगे इसको हल करेंगे तो बताओ लड़कों का 50% तथा लड़कियों का 57%। बताओ लड़कों का कितना परसेंट है 50, और सॉरी लड़के ये हैं, और लड़कियों का 57। हो गया। चलो आगे देखते हैं। लड़कियां लड़के, परसेंट लड़कियों का और परसेंट लड़कों का। अब बताओ आप कि जो कम या ज़्यादा मान देखते हैं वो ऊपर वाला देखते हैं या परसेंट वाला देखते हैं। पहली बात तो ये बताओ, देखें नीचे वाला देखेंगे ना, तो बताओ एक बार चलो लगा ही लेते हैं 57% और 50%। अब बताओ 57 में से घटाएं या जोड़ें। 57 में से हमें घटाना पड़ेगा, और कितना घटाना पड़ेगा 4, या 50 में जोड़ना पड़ेगा। बताओ कितना जोड़ना पड़ेगा 3। तो बताओ अपनी वैल्यू क्या आ गई 53%। ये अपना आंसर हो गया। समझ में आ गया। ठीक है, देखो ऐसा ही एक एग्जाम्पल हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 16 से 2/3% की वृद्धि तथा खर्च में 37.5% की वृद्धि हो जाए तो उस व्यक्ति की वर्तमान, अब 2% है अपने पास आगे, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी और बचत कितने प्रतिशत होगी। देखो ध्यान देना, पहली लाइन से हल करते जाते हैं हम। बताओ एक व्यक्ति अपनी आय का कितने परसेंट खर्च कर रहा है 80%। मानो उस व्यक्ति की टोटल आय कितनी मान लें, 100 के हिसाब से कर सकते हैं ना। यहाँ 80% को 100 के हिसाब से कर सकते हैं कि 100 में से उसने कितना खर्च किया 80। अब बताओ उसकी बचत क्या होगी 20। या हम सीधा भी निकाल सकते हैं कि जो 80% है वो किसके बराबर होता है 4/5 के। हो गया। चलो एक बार इस अनुपात को हल करते हैं। बताओ यहाँ से अपने पास आय, खर्च और बचत अनुपात बनाएंगे तो अपने पास क्या आएगा 20 पंजू 100, 20 चौक 80 और 20 एकम 20। अब देखो 80% को हल किया तो भी अपने पास क्या है 4/5, और 4/5 का मतलब 5 में से 4, मतलब उसकी आय 5 है और उसका खर्चा 4 है, तो बचत क्या होगी 1। चलो आगे देखो, इसमें उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि। चलो बताओ 16 सही 2/3% बढ़ने का मतलब, एक बार तो ये देखो 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है 1/6, और 1/6 नहीं है 1/6 बढ़ गया, इसका मतलब 6 पर 1 बढ़ गया। तो बताओ उसकी आय क्या होगी 7 हो गई, और 7 कितने पर हुई 6 पर। ये वैल्यू काम में ले लेंगे। जो आय थी 5 उसका कितना निकालेंगे 7/6। हो गया। आगे जो कंडीशन है वो है खर्च में 37.5% की। देखो 37.5% का मतलब क्या होता है 3/8, और 3/8 का मतलब 8 पर 3 बढ़ेंगे, तो बताओ कितना हो गया 11/8, और जो बचत है उसको क्या मान लेंगे x। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो आगे इसको हल करेंगे तो अपने पास एक कंडीशन बन गई, यहाँ बट्टे वाली कंडीशन बन गई। तो एक बार तो देखो थोड़ा सा ओरल कर लेते हैं इसको। चलो बताओ क्या करते हैं हम, ये जो अनुपात है उसके साथ वृद्धि या कमी को जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे।
तो देखो गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 5 7 35/6। भाई 5 को हमें किससे गुणा करना है, 7/6 से। इस प्रकार 5 7 35/6 हो गया। ऐसे ही हम इधर स्क्रॉल करेंगे तो अपने पास आएगा 11 चौक 44/8 और आगे वाली कंडीशन में आ जाएगा 1x। हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखो 35/6 नीचे 6 आ गया, 44/8 नीचे 8 आ गया, इसके नीचे बटा 1 मान लें। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, नीचे की संख्या को उठाना है और नीचे की संख्या उठाने के लिए देखो पहले भी हमने सीखा है कि बट्टे की कंडीशन को उठाने के लिए हमें एलसीएम लेना होता है। तो बताओ किस किस का एलसीएम लेंगे, 6 का, 8 का और 1 का। तो बताओ 6, 8 और 1 का अपने पास जो एलसीएम आएगा वो क्या जाएगा। देखो 6 का, 8 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो लघुत्तम अपने पास कितना आएगा, 24। ठीक है, और ये जो एलसीएम है उससे इन संख्याओं को गुणा कर देंगे। तो बताओ अपने पास सबको 24 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 24 से 6 कितनी बार, 4 बार। 4 को 35 से गुणा किया तो 140। ऐसे ही यहाँ भी इसको 24 से गुणा करेंगे तो बताओ देखो 24 से 8 कट जाएगा 3 बार। 3 को 44 से गुणा करेंगे तो बताओ अपने पास कितना जाएगा, 132। ऐसे ही यहाँ इस 1 को 24 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना जाएगा, 24। ये आ गया समझ में। देखो अगला क्वेश्चन है वो सेम उसी तरह का है लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है। यहाँ से परिवर्तन है, एक तो 16 से 2/3%। ये जो प्रतिशत है ना ये बट्टे में दे दिए, एक वर्दी और कमी भी दे दी साथ साथ। चलो एक बार पहली लाइन हल करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। मानो उस व्यक्ति की आय 100 है तो वो खर्च कितना कर देता है, 80। तो बताओ बचत क्या होगी, 20। इसको एक बार अनुपात में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 20 पंजू 100, 20 चौक 80 और 20 एकम 20। हो गया यहाँ तक। देखो इसका एक दूसरा तरीका और ले सकते हैं हम कि जो 80% था उस 80% को हम बट्टे के हिसाब से 4/5 लिख सकते हैं। और 4/5 में आय कितनी हो गई, 5। 5 में से खर्चा कितना है, 4। तो बताओ बचत कितनी आ गई, 1। तो 5, 4 और 1 किसी भी हिसाब से करेंगे यही आ रहा है। ठीक है, आगे अपने पास दे रखा है कि यदि उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए। देखो इस बात को समझना थोड़ा सा, 16 सही 2/3% की वृद्धि। एक बात बताओ, 16 सही 2/3% क्या होता है, 1/6। और 1/6 की वृद्धि का मतलब है कि 6 पर 1 बढ़ गया, और 6 पर 1 बढ़ गया तो मतलब क्या हो गई आय, 7/6। तो उसकी आय तो हो गई 7/6। ऐसी हम बात करें खर्च की तो खर्चा है ना वो 37.5% बढ़ा है। 37.5% का मतलब है 3/8, और 3/8 का मतलब होगा 8 पर 3 बढ़ गए। तो बताओ कितना हो गया, 11। कितने पर, 8 पर। ऐसे यहाँ मान सकते हैं x। चलो अब एक बात देखना, यहाँ अपने पास ये जो वृद्धि और कमी है ना ये बट्टे में आ रही है। जैसे 7/6, 11/8, आगे x आ रहा है। देखो इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से एक बार ये जो बट्टे वाली कंडीशन है इसको हटा देते हैं। और हटाने के लिए देखो नीचे की संख्या हटाने के लिए क्या करते हैं हम, जो नीचे वाली संख्या होती है उनका एलसीएम लेते हैं। तो 6 का और 8 का एलसीएम लेंगे तो बताओ कितना आएगा, 24। हो गया यहाँ तक। और ये जो 24 आया उससे हम इनको गुणा कर देंगे। तो बताओ 24 से गुणा करेंगे यहाँ तो अपने पास आ जाएगा 6 चौक 24, 4 7 28। ऐसे यहाँ अपने पास आ जाएगा गुणा 24, तो 8 3 24, 11 3 33। ऐसे यहाँ भी हमें गुणा करना पड़ेगा तो गुणा 24। तो यहाँ बताओ क्या आ गया, 24। ये कंडीशन आ गई। अब देखो इसको हल करेंगे। देखो ये जो x है ना ये तो हमने माना था। अब हमारे पास यहाँ x की बजाय क्या हो गया, 24 आ गया। हो गया यहाँ तक। अब हम बात करेंगे कि जो अपने पास जो आय बचत और खर्च का अनुपात था वो तो था 5 4 और 1।
और जो वर्दी या कमी हुई है वो इस हिसाब से हो गई 28, 33 और 24 के हिसाब से। तो हम ये जो आय और बचत है इसको वर्दी या कमी से गुणा कर देंगे। तो बताओ 5 को किससे गुणा करेंगे? 28 से। तो बताओ अपने पास आ जाएगा 28 पंजे 140। ऐसे ये जो 33 है इसको किससे गुणा कर देंगे? 4 से। तो अपने पास आ जाएगा 132। और आगे अपने पास ये जो 1 है इसको किससे गुणा कर देंगे? 24 से। तो 24 आ गया, ये आ गया। अब देखो इसमें ये जो 140 आया वो तो क्या ही आय, ये जो 132 है वो क्या हो गया? खर्चा, और ये 24 क्या है? बचत। एक बार यहाँ लिख लेते हैं हम, आय, खर्च और बचत, ताकि ध्यान रहे। बाकी एग्जाम में हम सीधा कर सकते हैं इसको ना। अब देखो इसको हल करेंगे तो देखो पहली जो कंडीशन थी वो थी कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। देखो आय में से अगर खर्चा घटाते हैं, आय में से अगर खर्चा घटाएंगे तब भी तो अपने पास बचत ही आएगी। और यहाँ से हमारे पास जो बचत आ रही है वो आ रही है 8, और जो हम निकाल रहे हैं उसके हिसाब से जो बचत आ रही है वो कितनी आ रही है? 24। मतलब बचत 24 होनी चाहिए थी, लेकिन अपनी जो बचत आई वो 8 ही आई। इसका मतलब ये हुआ कि जो बचत है वो कम आई है। और कितनी कम आई है? 16। भाई 24 से 8 कम है, 24 से 8 कितना कम है? 16। तो जो कमी है, हाँ एक बात और, अगर यहाँ 24 से ज़्यादा होता, जैसे मान लो यहाँ 30 होता, तो फिर क्या होती? बचत में वृद्धि होती। और कितने की वृद्धि होती? फिर 6 की। अभी अपने पास यहाँ 8 है तो हमने कर दिया 24 से 8 कितना कम है? 16। तो कमी कितने की हो गई? 16 की हो गई। अब हमें जो देखना है वो देखना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। देखो कमी तो 16 की हुई, और कितने पर हुई? 24 पर। और इसको परसेंट बनाएंगे तो गुणा 100। अब यहाँ से इसका हल हो जाएगा अपने पास 8 दूनी 16, 8 3 24, 2/3 गुणा 100, मतलब 66 सही 2/3%। ये तो अपना पहला क्वेश्चन हुआ। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन है बचत कितने प्रतिशत होगी। तो देखो यहाँ जो बात है ना वो वर्तमान की है कि वर्तमान बचत कितने प्रतिशत होगी। अब एक बार वापस आ जाओ इसमें, देखो यहाँ अपने पास आय कितनी थी? 140, खर्चा कितना हुआ? 132, और बचत ये तो होनी चाहिए थी, हुई कितनी है वर्तमान बचत? 8 की। तो ये जो वर्तमान बचत है वो है 8, और ये जो बचत है वो है कितने पर? 140 पर। तो नीचे क्या जाएगा? 140 और गुणा 100। इस तरह से इसका हल हो जाएगा। तो अपने पास आ जाएगा, देखो 20 से घट रहा है, 20 पंजू 100, 20 संत 140, और 8 पंजू 40/7, और इसको हल करेंगे 7 पंजू 35, बच गए 5/7, 5 ही 5/7। ये तो आई उसकी वास्तविक बचत, और ये आई उसकी बचत में वृद्धि या कमी। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ये क्वेश्चन असिस्टेंट ग्रेड 2002 में आया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन है, सेम वैसा ही है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि अब की बार जो कंडीशन है वो 3 है, पुरुष है, महिला है और बच्चे हैं। तो उसी तरह से अलग अलग का कर लेंगे। जैसे मान लो अपने पास दे रखा है कि पुरुष, महिला और बच्चों का अनुपात, पुरुष, महिला और बच्चों का अनुपात। हाँ, इसमें एक बात और ध्यान रखना, अब आगे हमें टोटल लिखना है, तब भी तो टोटल गांव की साक्षरता निकलेगी अपने पास। तो यहाँ हमने क्या लिखा? पुरुष, आगे महिला, आगे बच्चे और आगे टोटल। अब दे रखा है यदि 80% पुरुष साक्षर हैं। चलो एक बार अनुपात तो लिख लें। देखो पुरुष, महिला और बच्चों का अनुपात है 11:9:5। तो बताओ यहाँ पुरुष कितने हुए? 11, महिला कितनी हुई? 9, और बच्चे कितने हो गए? 5। टोटल का जोड़ हो जाएगा अपने पास 25, तो टोटल हो गए 25।
अब जो कंडीशन आगे, पुरुष 80% साक्षर हैं, तो पुरुषों की साक्षरता 80। ऐसे बताओ महिलाओं की साक्षरता, देखो यहाँ दे रखा है 30% महिलाएं निरक्षर हैं, तो अगर निरक्षर 30 है तो साक्षर कितनी होंगी, 70% महिलाएं। और आगे दे रखा है 90% बच्चे साक्षर हैं, तो बच्चों के नीचे 90 और आगे टोटल के नीचे क्या लिख देंगे, x। हो गया यहाँ तक। अब इसको हल करेंगे आगे, तो अपने पास आ जाएगा 11 8 88, 880, 630 और 450, और ये किसके बराबर है, 25x के। अब देखो ये कौन है, पुरुष, ये महिला, ये बच्चे और ये टोटल। इसका मतलब ये हुआ पुरुष, महिला और बच्चों का जोड़ क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो देखो अपने पास पुरुष, महिला और बच्चों का जोड़ कितना हो जाएगा, अपने पास आ जाएगा 0, 5 और 3 8 और 8 16, 4 6 10 और 8 18 और 1 19 और बटा 25। देखो हमने इसको यहाँ सीधा कर दिया है, ये जो 1960 है ये टोटल आया और ये किसके बराबर है, 25x के। तो x का मान निकालना है तो 25 नीचे रख दिया, है कि नहीं, सीधा करना है हमें। अब देखो इसको हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 25 संते 175, बच गए कितने 21, 25 8 200, बच गए कितने 10.25 100, 78.4% आ गए। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो इन्हीं प्रश्नों से रिलेटेड अपने पास लाभ और हानि में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब वो भी हम साथ साथ कर लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक लाभ हानि में आता है, एक ब्याज में भी आता है ऐसा प्रश्न, तो उनके भी देखो अगला जो एग्जांपल है वो लाभ हानि से रिलेटेड है। एक दुकानदार अपने सामान का 2/5 भाग 10% लाभ पर बेचता है। देखो यहाँ में दे रखा है सामान का 2/5 भाग, अर्थात उसका सामान अगर 5 है तो उसमें से वो 2 भाग किस पर बेचता है, 10% लाभ पर। अब बताओ शेष भाग कितना बचेगा, 3। ये हो गया उसका टोटल, ये फर्स्ट भाग, और ये हो गया उसका शेष भाग। अब देखो आगे क्या कर रहा है, 2/5 भाग 10% लाभ पर बेचता है। देखो एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान देना, जो लाभ आने वाले प्रश्न है ना, उनमें जैसे 10% लाभ है तो देखो 100 पर 10 का लाभ है, इसका मतलब यहाँ हम 110 लिखेंगे। और अगर यही प्रश्न ऐसे आता 20% आनी है तो 20% आनी को हम क्या लिख देते, 100 पर 20 की आनी मतलब 80 लिख देते, ठीक है। अब देखो अपना जो क्वेश्चन है उसमें आ जाओ, यहाँ दे रखा था 2/5 भाग 10% लाभ पर, तो 5 में से जो 2 भाग है उसको 10% लाभ पर बेचा, तो यहाँ हमारे पास क्या जाएगा 110 आ जाएगा। तो बताओ शेष भाग किस दर पर बेचे कि उसे कुल 4% लाभ हो। देखो जो 4% लाभ है वो टोटल पर हो रहा है, तो बताओ इधर आएगा या इधर आइएगा, हाँ यहाँ आ जाएगा। टोटल के नीचे क्या आएगा 4% लाभ, और 4% लाभ को क्या लिख सकते हैं 104, और यहाँ अपने पास क्या जाएगा x। हो गया यहाँ तक। अब हम इसको हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 520, इधर आ जाएगा 220 और आगे आ जाएगा 3x। हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ ये जो टोटल है वो इन दोनों के जोड़ के बराबर ही तो होगा, फर्स्ट और सेकंड के। या हम इस यहाँ x का मान निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल में से ये फर्स्ट भाग निकाल दे तो अपने पास शेष आ जाए, है कि नहीं। तो देखो यहाँ अपने पास 520 है, उसमें से 220 घटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा 300, और ये 300 किसके बराबर है 3x के। तो अपने पास जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 300/3 मतलब 100। और देखो 100 का मतलब है ना तो लाभ और ना हानि।
अगर यहाँ 105 होता तो इसका मतलब है कि वो 5% लाभ पर बेचता, और अगर यहाँ अपने पास 98 आ जाता तो इसका मतलब होता कि देखो 100 में से 2 कम है, अर्थात हानि हो गई। अब तो 98 आता तो इसका मतलब होता 2% हानि पर बेच रहा है। अभी अपने पास 100 आ रहा है, इसका मतलब जो शेष सामान है उसको ना तो लाभ पर वह ना ही हानि पर बेचता है। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन अपने पास ब्याज में भी आता है। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ब्याज का। इसमें थोड़ा सा एक बात और समझना, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें हमें दे रखा है कि 50,000 रुपये की धनराशि में से 20,000 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर से। ये जो वार्षिक दर है वो ब्याज ही होता है, तो 4% ब्याज हो गया। यहाँ आगे दे रखा है शेष का 66/2/3%। एक मिनट दोबारा बोल दीजिएगा ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना ब्याज से रिलेटेड। देखो बाकी विस्तार से दिन तो हम ब्याज वाले टॉपिक में कर लेंगे, लेकिन यहाँ अपने पास जैसे इस टाइप के क्वेश्चन चल रहे तो एक ले लेते हैं हम। जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास 50,000 रुपये की धनराशि में से 20,000 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर पर शेष का 66/2/3% राशि 8% वार्षिक दर पर उधार देता है। शेष राशि किस दर पर उधार दे कि उसे वर्ष के अंत में कुल 2500 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। देखो एक बात ध्यान देना, यहाँ पहली जो राशि है 20,000 उसका 4% दे रखा है। शेष जो दूसरी राशि है वो 66/2/3% है, चलो ये भी निकालेंगे, उसका भी अपने पास 8% आ जाएगा। तीसरी जो राशि है शेष वो भी आ जाएगी, वो किस दर पर उधार दे इसके बारे में हमें पूछ रहा है। मान लिया आगे दे रखा है वर्ष के अंत में कुल 2500 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। ये जो ब्याज है वो रुपए में है और हमें चाहिए कुल का भी परसेंट, क्योंकि हर जगह परसेंट आ रहा है तो इसका भी परसेंट चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ जो 2500 रुपये ब्याज है उसका परसेंट निकाल लेते हैं। ये जो 2500 रुपये है ये कितने का ब्याज है? देखो कुल 2500 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है, मतलब टोटल का ब्याज है ये। तो ये जो 2500 है ये 50,000 का ब्याज है अपने पास, 2500/50,000 और परसेंट बनाने के लिए गुणा 100, ये तो आने लग गए होगा। अब देखो इसको हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2 0 ये कट गए, 2 ये कट गए, 5 5 25, मतलब 5% ब्याज आएगा। टोटल ब्याज आएगा उसके पास 5%। एक बात और है अपने पास, शेष का 66/2/3%, शेष का 66/2/3%। देखो वो जो व्यक्ति है वो राशि तो 50,000 उधार दे रहा है, लेकिन उसमें से पहली जो कंडीशन है वो है 20,000 की। पहली जो कंडीशन आई वो आई 20,000 की। आगे देखो कह रहा है 20,000 रुपये ब्याज देने के बाद शेष का 66/2/3% दे रहा है। चलो ये बताओ शेष राशि कितनी बची उसके पास? भाई 50 में से 20 दे दिए तो बताओ कितने बचे? 30,000। और 30 का कितने परसेंट दे रहा है? 66/2/3। और 66/2/3 का मतलब क्या होगा? 2/3। और इसको करेंगे तो अपने पास आएगा 20,000। हो गया यहाँ तक? तो दूसरी जो कंडीशन है वो भी 20,000 की है। अब बताओ शेष कितना बचा? भाई ये 30,000 में से था 20,000, तो अपने पास बच गया कितना? 10,000। इस प्रकार अपने पास टोटल जो 3 हिस्से हुए वो क्या हुए? 20,000, 20,000 और 10,000। तो बताओ टोटल अपने पास 50,000 भी हो गया। अब हम इसको अनुपात में कन्वर्ट कर देंगे। देखो यहाँ 20,000, 20,000 और 10,000 सब 10,000 से कट रहे हैं 2 बार, ये भी 2 बार और ये भी 1 बार। अब बताओ पहला हिस्सा 2, दूसरा हिस्सा 2, तीसरा हिस्सा 1 और टोटल 5। यहाँ तक समझ में आ गया?
अब जो वार्षिक दर है वो किस किस की दे रखी है वो देख लो। पहली राशि की वार्षिक दर कितनी है 4%। दूसरी जो राशि है उसकी वार्षिक दर कितनी है 8%। तीसरी जो राशि थी उसकी वार्षिक दर हमें पूछी जा रही है, और जो टोटल है उसकी वार्षिक दर कितनी आ गई 5%। तो यहाँ क्या रख देंगे 5%। हो गया यहाँ तक। आगे हम उसी तरह से हल कर देंगे। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, आगे क्या आएगा 1x और आगे क्या जाएगा 25। अब देखो यहाँ क्या होगा, इन तीनों का जो जोड़ है वो किसके बराबर होगा 25 के। तो यहाँ बताओ टोटल कितना है 25, हमें चाहिए 1x की वैल्यू। तो बताओ 16 और 8 24, ये 24 25 में से कम हो जाएंगे। तो बताओ अपने पास आ गया 1x बराबर 1, और x बराबर भी क्या आएगा 1। इसका मतलब जो अगली जो दर परसेंट होगी वो होगी 1%। ये अपना आंसर हो गया। तो देखो हमने पढ़ा परसेंट के परसेंट, फिर लाभ हानि के परसेंट, फिर ब्याज के परसेंट। मतलब जो भी कंडीशन होती है अलग अलग देके सबका सामूहिक परसेंट पूछता है, या कभी कभी सबका सामूहिक दे देता है, किसी एक का पूछ लेता है। सब में ये तरीका लग जाएगा। देख लिए अगला जो क्वेश्चन है वो जनसंख्या से रिलेटेड है। यहाँ देखो बाद की जनसंख्या भी पूछ सकता है और पहले की भी पूछ सकता है। कई बार क्या होता है बाद की जनसंख्या दे देता है, पहले की जनसंख्या पूछ लेता है। ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें वर्तमान दे रखी है और बाद की जनसंख्या पूछ रहा है। तो ध्यान देना, इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 2160 है, लिख दिया। उसके बाद देखो जनसंख्या में प्रति वर्ष 16.2/3% की वृद्धि हो रही है। 16.2/3% का मतलब देखो ये 100 के हिसाब से तो होगा नहीं, इसको कर देते हैं। तो अपने पास आ गया 1/6, और 6 पर 1 बढ़ रहा है। मतलब जो शहर की जनसंख्या है वो 6 होती, तो अब कितनी हो गई 7 हो गई। अब देखो 6 पर 1 बढ़ गया तो उसको हम लिख सकते हैं 7/6। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि बात कितने साल की है। अगर 2 साल की है तो ये कंडीशन 2 बार, और 3 साल की होती तो ये 7/6 3 बार आ जाता। अभी अपने पास 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहा है, तो गुणा 1 बार और लिख देंगे 7/6। ठीक है, और इसको कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 6 6 36, 36 6 216, 7 7 49, 49 6 294 और 1 0 29 40, मतलब 2940। इसी तरह से अपने पास कई बार क्या होता है वर्तमान जनसंख्या दे देता है और पहले की पूछ लेता है। तो ध्यान रखना उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि यहाँ जो जनसंख्या आएगी वो पहले वाली जनसंख्या आती है, उसके बाद वृद्धि हो रही है तो बढ़ते जाएंगे। और अगर कमी होती, जैसे 16.2/3% की कमी होती, तो वहाँ हम कंडीशन 1/6 की कमी का मतलब 5/6 हो जाता। ये लगाते 7/6 ना करके क्या लगाते थे 5/6 लगा देते। और एक बात ये कि यहाँ जो संख्या आती है वो कौन सी आती है पहले वाली। ऐसे ही मूल्य के क्वेश्चन भी आते हैं कि जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया कि एक वस्तु के मूल्य में प्रति वर्ष 33.3% की वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम इस तरह से हल कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ऐसा देखो क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की कमी हो जाती है। यदि वर्तमान मूल्य 12,800 है तो 3 वर्ष पहले का मूल्य बताओ। देखो अब की बार ध्यान देना कि 3 वर्ष पहले का मूल्य पूछा है और मूल्य में प्रति वर्ष 20% की कमी हो रही है। यहाँ जो मूल्य आएगा वो पहले का मूल्य आएगा, तो इसको हम x मान लेते हैं क्योंकि ये पूछा गया है। अब देखो आगे कह रहा है प्रति वर्ष 20% की कमी हो जाती है, और 20% का मतलब होगा अपने पास 1/5, और 1/5 की वृद्धि है या कमी है। तो कमी का मतलब है 5 पर 1 कम। तो बताओ 5 पर 1 कम क्या हो गया 4/5 हो गया। अब देखो यहाँ जो बात है वो 2 साल की है या 3 साल की, 3 साल की। तो 3 साल के लिए हम ये जो 4/5 है वो कितनी बार गुणा कर देंगे 3 बार।
और आगे यहाँ लिख देंगे वर्तमान मूल्य, क्योंकि जो वर्तमान है वो अब की बार आगे का मूल्य है। 3 साल पहले का मूल्य इधर, वर्तमान मूल्य यहाँ। हो गया। अब हम इसको हल कर देंगे। तो देखो हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा x बराबर 12,800 इंटू, देखो 5 इंटू 5 इंटू 5, ये ऊपर चला जाएगा 125, और नीचे क्या जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, कितना हो गया 64। 64 दूनी 128, 125 का डबल 250 और आगे 2 जीरो। इसका मतलब 3 साल पहले उसका मूल्य क्या था 25,000। समझ में आ गया। चलो एक ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 72,900 रुपये में ज़मीन खरीदता है और 1,33,100 रुपये लगाकर भवन निर्माण करवाता है। मतलब जो ज़मीन खरीदी वो खरीदी 72,900 में, और उस पर जो भवन बनवा रहा है वो बनवा रहा है 1,33,100 रुपये में। अब ज़मीन का मूल्य तो प्रतिवर्ष 10% बढ़ रहा है और भवन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% की दर से कम हो रहा है। अब देखो यहाँ हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो मूल्य आता है वो लिख देते हैं, उसके बाद वृद्धि या कमी लिख देते हैं। फिर जैसे यहाँ अपने पास 2 कंडीशन है, एक ज़मीन है और एक भवन है। आगे की जो लास्ट कंडीशन है वो है कि दोनों का मूल्य समान होगा। कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान होगा। देखो समझना एक बार, एक व्यक्ति है वो कितने रुपए में ज़मीन खरीदता है 72,900 रुपये में, और जो भवन उस पर बनवाता है वो बनवाता है 1,33,100 रुपये में। हो गया। जो ज़मीन है उसका मूल्य प्रतिवर्ष 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। 10% के हिसाब से बढ़ने का मतलब अपने पास जो 10% है उसका मतलब क्या होता है 1/10, और 1/10 बढ़ने का मतलब 10 पर 1 बढ़ गया, मतलब 11/10 हो गया। और जो भवन का मूल्य है वो 10% की दर से कम हो रहा है, तो कम होने का मतलब 10 पर 1 कम हो गया, मतलब 9/10 हो गया। तो जो भवन का मूल्य है वो 9/10 हो गया। और आगे कह रहा था कि बताओ कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा, मतलब ये जो मूल्य है वो बराबर हो जाना चाहिए। लेकिन बात हमें समय की करनी है, और जितना समय होता है उतनी बार ये जो कंडीशन है वो गुणा हो जाती है। तो जैसे ये जो कंडीशन आ रही है 11/10 से, उसके ऊपर टी लिख दें हम, मतलब जितनी बार गुणा होती है उसको घात में लिख देते हैं, है कि नहीं भाई। जैसे अपने पास आ गया 5 की घात 3, तो उसको क्या लिखते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5। समझ में आ गई बात। इसी तरह से हमने क्या लिख दिया 11/10 की घात टी। इसका मतलब अगर 3 बार होगा तो 3 वर्ष हो गया, और 2 बार गुणा होगा तो 2 वर्ष हो जाएगा। अब इधर भी हम बात करें तो ये जो टी है वो भी समान रहेगा। बात तो समय की है ना भाई, इसका बढ़ रहा है और इसका कम हो जाएगा उतने ही समय में। अब हम इसको हल करते हैं तो देखो अपने पास यहाँ से ये जो 11/10 है और 9/10 है, उन दोनों के ऊपर घात टी है, ठीक है। और 72,900 1,33,100 ये दोनों अलग है, तो हम इस मान को इधर ले आते हैं। तो अपने पास क्या जाएगा 72,900 बटा 1,33,100 हो गया। उसके बाद इधर हम ले जाएंगे 9/10 टी। ये जो मान है वो इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया 11 टी। अब देखो जब घातें समान होती है ना तो बीच वाली संख्या गुणा हो जाती है, और अगर बीच वाली संख्या गुणा होती है तो अपने पास 10 से 10 कट जाता है। इस प्रकार अपना हल हो जाता है 9/11 टी। ये बात समझ में आई। एक बार फिर से देख लेना भाई, हमने किया कि ये जो 2 मान हैं उनको तो हमने एक तरफ ले लिया, तो ये 1,33,100 है वो इधर आएगा तो नीचे आ गया, ठीक है। और ये जो मान है उसको हम इधर ले जा रहे हैं जिसके ऊपर घात क्या लगी हुई है टी। अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो अपने पास आ जाएगा ये जो 11/10 है ये अपोजिट हो जाएगा, मतलब 10/11 हो गया।
अब देखो अगर घात समान होती है तब दोनों संख्याएं गुणा हो जाती हैं, और जब ये दोनों गुणा होंगी तो अपने पास देखो 10 से तो 10 कट गया और बचा क्या 9/11, और उसके ऊपर घात क्या लगा दी t। अब देखो यहाँ देखना एक बार, देखो 2 2 0 तो यहाँ कट रहे हैं इनके भी। उसके बाद ये देखो कि ये जो संख्या है वो 9 की कितनी घात है। भाई 9 को कितनी बार गुणा करें कि अपने पास 729 आ जाए, और 11 को कितनी बार गुणा करें कि अपने पास क्या जाए 1331 आ जाए। तो बताओ 9 को कितनी बार गुणा करेंगे, 9 × 9 × 9 क्या हो जाता है 729। मतलब हमने कितनी बार गुणा किया 3 बार। ऐसे 11 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या जाता है 1331। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो गुणा है वो 3 बार हो रहा है, और 3 बार गुणा होता है तो अपने पास समय होगा वो 3 वर्ष आ जाएगा। इस प्रकार ये अपना आंसर हो गया कि जो जमीन का मूल्य है और भवन का जो मूल्य था उन दोनों का जो मूल्य है वो समान 3 वर्ष बाद हो जाएगा। ये आंसर। देखिए आप लगातार क्लास में बने रहिए, प्रत्येक टॉपिक में प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन करवाया जाएगा, और फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो या क्वेश्चन सॉल्यूशन में कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।